नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज 26 जुलाई 2025 है और आज का दिन बहुत खास है, कारगिल विजय दिवस। बिल्कुल। आज हम सब मिलकर उन वीर सैनिकों को याद कर रहे हैं, उनके शौर्य को, उनके बलिदान को नमन कर रहे हैं। वाह, 1999 का वो मुश्किल दौर, ऑपरेशन विजय की वो शानदार जीत और हमारे 527 वीर जवान, उनका सर्वोच्च बलिदान हम कभी नहीं भूल सकते। सही कहा। ये दिन सिर्फ याद करने का नहीं बल्कि उन सबकों को भी याद करने का है जो हमें उस युद्ध से मिले। तो आज की हमारी चर्चा, आज का भारत, इसी भावना के साथ आगे बढ़ेगी। हम देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट एंड टेक के मोर्चों पर क्या कुछ अहम हो रहा है। कोशिश रहेगी कि हर पहलू को ठीक से समझें, उसके मायने निकालें। हाँ, और शुरू करने से पहले एक विचार जो आज के दिन से भी जुड़ता है और शायद हमारी तैयारी से भी। विंस लोम्बार्डी ने कहा था, एक सफल व्यक्ति और दूसरों के बीच का अंतर ताकत की कमी नहीं, ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। विल पावर, इच्छा शक्ति। बहुत खूब। विल पावर ही तो थी हमारे जवानों में, और वही चाहिए होती है किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए, चाहे वो देश की सुरक्षा हो या कोई कठिन परीक्षा। बिल्कुल। तो चलिए इसी इच्छा शक्ति के साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा और आज के दिन की महत्ता पर ही बात करते हैं। कारगिल विजय दिवस, ये 26वीं वर्षगांठ है। 26 साल। 26 साल। और देखिए, कारगिल युद्ध ने जो सबक सिखाया वो आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं, जैसे बेहतर इंटेलिजेंस, खुफिया जानकारी और सर्वेलेंस, निगरानी की जरूरत। हाँ, ये तो बहुत क्रूशियल था। उस वक्त शायद इसमें कुछ कमी रह गई थी। हाँ, शुरुआती दौर में घुसपैठ का सही अंदाजा लगाने में दिक्कतें आई थी, लेकिन उसके बाद से भारत ने इस क्षेत्र में काफी इन्वेस्ट किया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा है, हमारी ISR कैपेबिलिटीज, मतलब इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रेकनेंस काफी बेहतर हुई हैं। अच्छा, और इस साल एक टर्म सुनने में आ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, सैन्य नेतृत्व ने इसका जिक्र किया, ये क्या है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का स्पेसिफिक डिटेल तो शायद पब्लिक डोमेन में ना हो, लेकिन नाम से और जिस कॉन्टेक्स्ट में इसका जिक्र हुआ उससे अंदाजा लगता है कि ये भारत की प्रोएक्टिव रेडीनेस और शायद सीमा पर किसी खास तरह की विजिलेंस या फोर्टिफिकेशन से जुड़ा हो सकता है। प्रोएक्टिव रेडीनेस मतलब अब हम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि पहले से तैयार रहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब डिफेंसिव पोस्चर या रक्षात्मक मुद्रा के साथ साथ जरूरत पड़ने पर प्रोएक्टिव स्टेप्स या सक्रिय कदम लेने की क्षमता और इरादा दोनों पर जोर है। ये एक बड़ा शिफ्ट है भारत की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में, खासकर पिछले कुछ सालों में। और एक और पहल है रणभूमि दर्शन। ये क्या है? ये भी एक अच्छी पहल है। रणभूमि दर्शन का मकसद है आम नागरिकों को, खासकर युवाओं को, उन जगहों पर ले जाना जहां हमारी सेना ने वीरता दिखाई है, जैसे कारगिल। अच्छा, तो ये एक तरह का एजुकेशनल टूर हुआ। हाँ, एजुकेशनल भी और इंस्पिरेशनल भी। इससे लोगों को सेना के शौर्य, बलिदान और उन मुश्किल हालात का एहसास होता है जिनमें हमारे जवान काम करते हैं। ये सेना और नागरिकों के बीच के जुड़ाव को मजबूत करता है, पेट्रियोटिज्म या देशभक्ति की भावना जगाता है। ये तो वाकई जरूरी है, इतिहास को कितानों से निकालकर जमीन पर महसूस करना। बिल्कुल। और ये सिर्फ कारगिल तक सीमित नहीं, और भी ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्रों को इसमें शामिल करने की योजना हो सकती है। चलिए अब सुरक्षा से आगे बढ़कर इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की ओर देखते हैं। यहाँ भी काफी हलचल है। भारत मालदीव रिश्तों में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी मालदीव में है। हाँ, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है, महत्वपूर्ण यात्रा है। प्रेसिडेंट मुइज़ू के निमंत्रण पर गए हैं और इसे एक स्ट्रेटेजिक रीसेट के तौर पर देखा जा रहा है। रीसेट मतलब पहले कुछ गड़बड़ थी, वो इंडिया आउट कैंपेन जो चल रहा था। हाँ, प्रेसिडेंट मुइज़ू के सत्ता में आने के बाद से रिश्तों में थोड़ा तनाव आया था। उनकी पार्टी का रुख थोड़ा भारत विरोधी माना जाता था और उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन का समर्थन भी किया था, जिसका मकसद था मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी। ओह, तो अब ये यात्रा उस तनाव को कम करने की कोशिश है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि दोनों देश रिश्तों को वापस पटरी पे लाना चाहते हैं। जियोपॉलिटिक्स में स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होते, इंटरेस्ट होते हैं। मालदीव की लोकेशन इंडियन ओशन, हिंद महासागर में भारत के लिए स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। और इस यात्रा में खास क्या हो रहा है? दो मुख्य बातें सामने आई हैं। एक तो भारत की मदद से, मतलब इंडियन फंडिंग, भारतीय वित्त पोषण से बने डिफेंस मिनिस्ट्री बिल्डिंग का उद्घाटन। ये दिखाता है कि रक्षा सहयोग जारी है। अच्छा, डिफेंस कोऑपरेशन जारी है।
तनाव के बावजूद। हाँ, और दूसरी शायद इससे भी ज्यादा अहम बात है, पहली बार भारत ने मालदीव को लाइन ऑफ क्रेडिट यानी एक तरह का रियायती कर्ज इंडियन रुपी INR में दिया है। INR भारतीय रुपए में, डॉलर में क्यों नहीं? इसका क्या मतलब है? ये बहुत बड़ा कदम है, इसके कई मतलब हैं। एक, ये दिखाता है कि भारत अपनी करेंसी मुद्रा को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। दो, ये रिसिपिएंट कंट्री यानी मालदीव के लिए भी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि उन्हें डॉलर एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, डॉलर विनिमय दर की अस्थिरता से बचाव मिलता है। मतलब डॉलर के उतार चढ़ाव का असर कम होगा। हाँ, और तीसरा, ये भारत की तरफ से एक सिग्नल है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ लोकल करेंसीज में व्यापार और लेन देन बढ़ाना चाहते हैं, जिसे डी-डॉलराइजेशन की दिशा में एक कदम माना जा सकता है। तो ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर इनिशिएटिव से कैसे जुड़ता है? देखिए, नेबरहुड फर्स्ट का मतलब ये है पड़ोसियों को प्राथमिकता देना, उनके विकास में भागीदार बनना। LOC देना इसी का हिस्सा है। और सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास का विजन है इंडियन ओशन रीजन, हिंद महासागर क्षेत्र को शांत, सुरक्षित और समृद्ध बनाना। अच्छा। मालदीव उस रीजन का एक अहम हिस्सा है, तो वहां स्थिरता और भारत के साथ अच्छे रिश्ते सागर के लक्ष्य के लिए जरूरी हैं। ये विजिट और ये फैसले दोनों नीतियों को जमीन पर उतारते हैं। समझ गई। तो मालदीव के साथ रिश्तों में एक पॉजिटिव टर्न दिख रहा है। अब चलते हैं यूरोप की तरफ। इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, ये तो हो गया है। हाँ, FTA पर हस्ताक्षर हो गए हैं। ये काफी समय से चल रहा था। ब्रेक्सिट के बाद UK भारत जैसे बड़े बाजारों के साथ अलग से समझौते करने पर जोर दे रहा था और भारत भी अपने एक्सपोर्ट्स के लिए नए अवसर तलाश रहा था। तो इससे फायदा क्या होगा? जनरली आमतौर पे FTA से क्या होता है? जनरली आमतौर पर FTA से दो देशों के बीच व्यापार होने वाले गुड्स, सामान और सर्विसेज सेवाओं पर टैरिफ्स यानी आयात शुल्क कम या खत्म हो जाते हैं। इससे व्यापार बढ़ता है, उपभोक्ताओं को सस्ता सामान मिलता है और कंपनियों को बड़ा बाजार। इन्वेस्टमेंट के नियम भी आसान हो सकते हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है। तो इंडिया UK FTA में सब ठीक है? आपने कहा था एक पेज है। हाँ, पेज है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM का। UK ने इस पर भारत को कोई रियायत नहीं दी है। CBAM, ये क्या चीज है? कार्बन टैक्स जैसा कुछ? हाँ, आप इससे एक तरह का कार्बन टैक्स समझ सकती हैं, जो आयात पर लगेगा। UK का कहना है कि वो अपने देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए नियम सख्त कर रहे हैं। तो अगर कोई सामान ऐसे देश से आयात होता है जहां कार्बन उत्सर्जन पर वैसे नियम नहीं है, तो उस सामान पर UK बॉर्डर पर एक टैक्स लगाया जाएगा, ताकि उनके घरेलू उत्पादों को नुकसान ना हो। ओह, मतलब अगर भारत में बना कोई सामान जिसके बनने में ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ है UK जाएगा, तो उस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और ये जनवरी 2027 से लागू होने वाला है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि हमारे कुछ की एक्सपोर्ट सेक्टर्स जैसे आयरन और स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, ये सब काफी कार्बन इंटेंसिव हैं। तो हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे UK में। हाँ, उन पर CBAM लगने से उनकी कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है। ये FTA से मिलने वाले कुछ फायदों को निग्रेड भी कर सकता है। पर भारत ये तर्क दे सकता है कि CBAM असल में एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है, संरक्षणवादी उपाय जो फ्री ट्रेड के सिद्धांतों के खिलाफ है। और ये डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भेदभाव करता है क्योंकि उनके पास अभी उतनी ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है। WTO के नियमों के तहत इस पर बहस हो सकती है। तो ये मामला भी चलेगा। FTA हो गया, पर ये CBAM एक चुनौती बना रहेगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ UK की बात नहीं है, यूरोपियन यूनियन भी अपना CBAM ला रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है भारतीय निर्यातकों के लिए। उन्हें अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को डिकार्बनाइज करने पर ध्यान देना होगा। ये तो लंबी रेस है। अच्छा, वैश्विक स्तर पर और क्या चल रहा है? आपने कुछ और फ्लैश पॉइंट्स मेंशन किए थे। हाँ, दुनिया में कई जगहों पर तनाव बना हुआ है। एक तो थाईलैंड कंबोडिया के बीच सीमा पर फिर से संघर्ष की खबरें हैं। ये पुराना विवाद है, खासकर प्रिय विहार टेम्पल के आसपास के इलाके को लेकर। अच्छा, और रशिया यूक्रेन युद्ध, वो तो चल ही रहा है। हाँ, वो युद्ध अभी भी जारी है। कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। एनर्जी प्राइसेस, फूड सिक्योरिटी, सप्लाई चेन्स, भारत के लिए भी ये चिंता का विषय है। और मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व, जी, इजराइल हमास संकट तो भी एक बड़ा संकट बना हुआ है। गाजा में मानवीय स्थिति बहुत खराब है। सीज फायर की कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही हैं। इसका असर रीजनल स्टेबिलिटी पर तो है ही, ग्लोबल ट्रेड पर भी पड़ता है, खासकर रेड सी वाले रूट से। और ईरान न्यूक्लियर डील, जी, JCPOA जिसे कहते हैं। हाँ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA, उसको लेकर भी बातचीत अटकी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की कमी है।
अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंचता है तो ये मिडल ईस्ट में एक और बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। भारत के लिए ईरान एनर्जी सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी जैसे चाबहार पोर्ट के लिहाज से अहम है। तो मतलब दुनिया भर में काफी उथल-पुथल है जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा है या पड़ सकता है। जाहिर है, आज की दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड है कि कहीं भी कुछ होता है तो उसका असर सब पर पड़ता है। भारत को इन सभी ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर नजर रखनी होती है और अपनी विदेश नीति को उसके हिसाब से एडजस्ट यानी समायोजित करना होता है। ठीक है, अब देश के अंदर आते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राज व्यवस्था और शासन। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी बहुत ध्यान खींच रही है छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और बढ़ती आत्महत्याओं पर। हाँ, ये वाकई एक बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिस्टमिक फेलियर कहा है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सिस्टमिक फेलियर, इसका क्या मतलब है? मतलब ये सिर्फ छात्रों की या उनके परिवारों की समस्या नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। बिल्कुल। कोर्ट का कहना है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थान, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, वो छात्रों पर इतना ज्यादा दबाव डाल रहे हैं कि वो मानसिक रूप से टूट रहे हैं। ये सिर्फ अकादमिक दबाव नहीं, बल्कि पीयर प्रेशर, साथियों का दबाव, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, माता-पिता की उम्मीदें और एक तरह की अंधी दौड़ है। हाँ, ये कोटा और दूसरे शहरों से आने वाली खबरें तो दिल दहला देती हैं। सही कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कॉन्क्रीट निर्देश भी दिए हैं संस्थानों को, जैसे परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों के बैच अलग-अलग न किए जाएं। कई कोचिंग सेंटर्स ऐसा करते हैं, स्टार बैच, एवरेज बैच वगैरह। कोर्ट का मानना है कि इससे छात्रों में भेदभाव और हीन भावना पैदा होती है। हाँ, ये तो होता है। और दूसरा बड़ा निर्देश है कि छात्रों के अंक या रैंक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न किए जाएं। मतलब नोटिस बोर्ड पर लिस्ट लगाना या वेबसाइट पर सबके सामने डालना, इससे भी तुलना और दबाव बढ़ता है। तो कोर्ट चाहता है कि संस्थान ज्यादा सेंसिटिव बने। हाँ, सेंसिटिव बने, सपोर्टिव बने, सिर्फ अकादमिक नतीजों पर फोकस ना करें, बल्कि छात्रों के ओवरऑल वेलबींग, समग्र कल्याण, उनके मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। काउंसलिंग सर्विसेज मजबूत करें। ये एक तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 की भावना के अनुरूप भी है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास पर जोर देती है। लेकिन क्या ये निर्देश लागू हो पाएंगे? कोचिंग इंडस्ट्री तो बहुत कॉम्पिटिटिव है। ये एक चुनौती जरूर है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये सवाल हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और निर्देशों का एक नैतिक दबाव तो बनता ही है। उम्मीद है कि संस्थान और सरकारें इस पर गंभीरता से काम करेंगे। ये हमारे युवाओं के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल, बहुत जरूरी मुद्दा उठाया कोर्ट ने। अच्छा, एक और कानूनी मामला है जो चर्चा में है, वेस्ट बंगाल का अपराजिता बिल। ये क्या है और इसमें विवाद क्यों है? अपराजिता बिल वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा लाया गया एक प्रस्तावित कानून है, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले कुछ गंभीर अपराधों, खासकर बलात्कार के लिए सजा को बहुत ज्यादा कठोर बनाता है। कितना कठोर? इसमें कुछ मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान है। और ये इसलिए विवादास्पद है क्योंकि ये सजा केंद्र सरकार के नए कानून भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय न्याय संहिता में उसी अपराध के लिए दी गई सजा से कहीं ज्यादा है। BNS, हाँ, वो जो IPC को रिप्लेस कर रहा है। तो BNS में बलात्कार के लिए मृत्युदंड नहीं है। BNS में कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे रिपीट ऑफेंडर्स या नाबालिग से बलात्कार के मामले में मृत्युदंड का विकल्प है। लेकिन वेस्ट बंगाल का बिल शायद इसे और ज्यादा मामलों में लागू करना चाहता है। केंद्र सरकार ने इसी पर आपत्ति जताई है। तो ये केंद्र और राज्य के बीच कानून बनाने को लेकर टकराव हो गया? हाँ, ये क्लासिक केस है केंद्र राज्य विधायी टकराव का, वो भी कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पर। कॉन्करेंट लिस्ट, अच्छा, ये वो लिस्ट है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? एग्जैक्टली। बिल्कुल। क्रिमिनल लॉ, आपराधिक कानून, और क्रिमिनल प्रोसीजर, आपराधिक प्रक्रिया, ये दोनों कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, एंट्रीज 1 और 2। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के कानून हों और उनमें टकराव हो, तो कौन सा कानून मान्य होगा? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। इसका जवाब क्या है संविधान में? इसका जवाब है आर्टिकल 254 में, अनुच्छेद 254 में। आर्टिकल 254 में दिया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, ये क्या कहता है? ये सिद्धांत मोटे तौर पर यह कहता है कि अगर कंकरेंट लिस्ट के किसी विषय पर राज्य का बनाया कानून, संसद द्वारा बनाए गए कानून, चाहे वो पहले बना हो या बाद में, कि किसी प्रावधान से टकराता है, रिपग्नेंट है, तो संसद का कानून ही मान्य होगा और राज्य का कानून उस हद तक शून्य माना जाएगा जिस हद तक वो टकराव में है। अच्छा, तो मतलब अगर केंद्र और राज्य के कानून में कॉन्फ्लिक्ट, टकराव है, तो केंद्र का कानून चलेगा? जनरली हाँ।
इसमें एक पेज है, हालांकि आर्टिकल 254(2) अनुच्छेद 254 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर राज्य का कानून जो कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची के विषय पर है और केंद्रीय कानून से टकराता है, उसे राज्य विधानमंडल ने पास करने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रखा था और उन्हें राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है, तो वो राज्य कानून उस राज्य में मान्य होगा। तो राष्ट्रपति की सहमति से राज्य का कानून भी मान्य हो सकता है, भले ही वो केंद्र के कानून से अलग हो। हाँ, उस खास राज्य के लिए। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है। संसद चाहे तो बाद में उसी विषय पर फिर से कानून बनाकर उस राज्य के कानून को बदल या रद्द कर सकती है। तो अल्टीमेटली अंततः संसद की शक्ति ज्यादा है। तो अपराजिता बिल के मामले में क्या लगता है? केंद्र ने आपत्ति जताई है, तो क्या राष्ट्रपति की सहमति मिलेगी? कहना मुश्किल है। केंद्र की आपत्ति के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलना मुश्किल लगता है। ये मामला फेडरलिज्म, संघवाद के सिद्धांतों और केंद्र राज्य संबंधों की जटिलताओं को दिखाता है। वेस्ट बंगाल सरकार का तर्क हो सकता है कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ज्यादा कड़े कदम उठाना चाहती हैं, जबकि केंद्र शायद सजा में एकरूपता और बीएनएस के प्रावधानों को बनाए रखना चाहेगा। ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। अच्छा, पॉलिटी से जुड़ी कुछ और छोटी मगर अहम खबरें भी हैं। हाँ, 2-3 बातें और हैं। एक, गुजरात में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 185 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। सीएए ये वही कानून है ना जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज करता है? हाँ, वही। सीएए लागू होने के बाद ये नागरिकता देने का काम अब शुरू हो गया है। गुजरात में ये 185 लोग शायद पहली खेप में से हैं जिन्हें इसके तहत नागरिकता मिली है। इस पर काफी विवाद भी हुआ था। हाँ, काफी विवाद हुआ था इसके प्रावधानों और धर्म के आधार पर वर्गीकरण को लेकर, लेकिन अब ये कानून लागू है और उसके तहत कार्रवाई हो रही है। ठीक है। और दूसरी खबर झारखंड से है। वहां सुरक्षा बलों की लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE वामपंथी उग्रवाद से जुड़े एक समूह JJMP झारखंड जनमुक्ति परिषद के साथ मुठभेड़ हुई है। LWE की समस्या अभी भी बनी हुई है कुछ इलाकों में। हाँ, हालांकि पिछले कुछ सालों में LWE प्रभावित जिलों की संख्या और हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आई है, लेकिन ये समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ इलाकों में ये समूह अभी भी सक्रिय हैं। सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। और तीसरी खबर बिहार से है, जहां मतदाता सूची में कुछ संभावित विसंगतियों को लेकर चिंता जताई जा रही है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी? जी। किस तरह की? खबरें आ रही हैं कि शायद कुछ डुप्लीकेट नाम हैं या कुछ योग्य मतदाताओं के नाम छूट गए हैं। इलेक्शन कमीशन इस पर ध्यान दे रहा होगा। एक्यूरेट वोटर लिस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र की बुनियाद है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की तरफ रुख करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने भारत की GDP ग्रोथ फोरकास्ट बदला है। हाँ, ADB ने अपना अनुमान रिवाइज किया है। फाइनेंशियल ईयर 26 मतलब अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान अब घटाकर 6.5% कर दिया गया है। 6.5%? पहले कितना था और घटाने की वजह क्या बताई है? पहले का अनुमान शायद थोड़ा ज्यादा था, 6.5% या उसके आसपास। घटाने की मुख्य वजह बताई गई है ग्लोबल ट्रेड टेंशंस, वैश्विक व्यापार तनाव। अच्छा, वही जो हम UK CBAM या रशिया यूक्रेन के संदर्भ में बात कर रहे थे, मतलब दुनिया भर में जो ट्रेड को लेकर अनिश्चितता है। हाँ, वही। प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, सप्लाई चेन्स अभी भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है और ग्लोबल डिमांड में भी थोड़ी सुस्ती है। इन सब का असर भारत के एक्सपोर्ट्स पर पड़ सकता है और इसलिए ADB ने ग्रोथ फोरकास्ट थोड़ा कम किया है। तो क्या ये चिंता की बात है? 6.5% ग्रोथ कम है? देखिए, 6.5% ग्रोथ अपने आप में खराब नहीं है, बल्कि ADB ने यह भी कहा है कि इस अनुमान के साथ भी भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक बना रहेगा। अच्छा, मतलब दूसरों की हालत और खराब है। हाँ, ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान तो काफी कम है। उसकी तुलना में भारत का 6.5% काफी अच्छा माना जाएगा और इसकी बड़ी वजह है भारत की मजबूत घरेलू मांग। घरेलू मांग? हाँ, मतलब हमारे देश के अंदर ही लोग सामान खरीद रहे हैं, कंपनियां निवेश कर रही हैं। हाँ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग,
खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बुनियादी ढांचे पर भी ग्रोथ वृद्धि को सपोर्ट सहारा दे रहा है। तो एक्सपोर्ट में थोड़ी नरमी के बावजूद डोमेस्टिक फैक्टर्स, घरेलू कारक भारत की अर्थव्यवस्था को संभाले रखेंगे, ऐसा एडीबी का मानना है। और इन्फ्लेशन के बारे में क्या कहा है? महंगाई? इन्फ्लेशन पर अच्छी खबर है। एडीबी ने FY26 के लिए भारत में इन्फ्लेशन का अनुमान घटाकर 3.8% कर दिया है। 3.8%। ये तो काफी कम है। आरबीआई का टारगेट रेंज तो 2% से 6% है और वो 4% पर रखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो 3.8% का अनुमान आरबीआई के कंफर्ट जोन में है। इसका मतलब है कि शायद आने वाले समय में ब्याज दरें बढ़ने का दबाव कम होगा, या हो सकता है कि आरबीआई कुछ कटौती पर भी विचार करे अगर ये ट्रेंड बना रहता है। इसके पीछे क्या वजह है? महंगाई कम क्यों हो रही है? इसके कई कारण हो सकते हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का असर, सरकार द्वारा सप्लाई साइड मेजर्स, आपूर्ति पक्ष के उपाय और शायद ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में नरमी। अच्छी मानसून भी फूड इन्फ्लेशन को काबू में रखने में मदद कर सकती है। तो कुल मिलाकर एडीबी का कहना है कि ग्रोथ थोड़ी कम रहेगी वैश्विक कारणों से, पर फिर भी अच्छी रहेगी घरेलू मांग के कारण, और महंगाई काबू में रहेगी। हाँ, यही सार है एडीबी के लेटेस्ट आउटलुक का। ठीक है। अब एक और आर्थिक मुद्दा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, माल और सेवा कर। इसे लेकर अक्सर ये सवाल उठता है कि इसका बोझ किस पर ज्यादा पड़ रहा है, अमीरों पर या गरीबों पर? हाँ, ये जीएसटी लागू होने के समय से ही एक बहस का मुद्दा रहा है। क्या ये रिग्रेसिव है, मतलब क्या इसका बोझ गरीबों पर उनकी आय के अनुपात में ज्यादा पड़ता है, या ये प्रोग्रेसिव है, यानी अमीरों पर ज्यादा बोझ डालता है? तो इस पर कोई नई स्टडी आई है? हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, NIPFP, जो कि एक प्रमुख आर्थिक शोध संस्थान है, उसने एक स्टडी की है और उन्होंने इसके लिए हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे HCES 2022-23 के ताज़ा आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। HCES, ये वही सर्वे है ना जो बताता है कि लोग किस चीज पर कितना खर्च कर रहे हैं? बिल्कुल। ये सर्वे हमें बताता है कि अलग अलग आय वर्ग के लोग किन वस्तुओं और सेवाओं पर कितना खर्च करते हैं। NIPFP ने इस डेटा का इस्तेमाल करके ये विश्लेषण किया कि जीएसटी का बोझ असल में किस आय वर्ग पर कितना पड़ रहा है। तो क्या निकला स्टडी में? क्या है निष्कर्ष? इस जीएसटी रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव? क्या जीएसटी प्रतिगामी है या प्रगतिशील? स्टडी का निष्कर्ष काफी रोचक है। उन्होंने पाया कि भारत का जीएसटी सिस्टम ओवरऑल माइल्डली प्रोग्रेसिव है। माइल्डली प्रोग्रेसिव मतलब ये रिग्रेसिव नहीं है? नहीं, स्टडी के अनुसार ये रिग्रेसिव नहीं है। प्रोग्रेसिव होने का मतलब है कि जो लोग ज्यादा कमाते हैं या ज्यादा खर्च करते हैं, वो अपनी आय या खर्च का बड़ा हिस्सा जीएसटी के रूप में देते हैं उन लोगों की तुलना में जो कम कमाते या खर्च करते हैं। ऐसा क्यों? जीएसटी की दरें तो समान पर लगती हैं, आय पर नहीं। हाँ, लेकिन अमीरों का कंजम्पशन पैटर्न, खपत पैटर्न अलग होता है। वो ज्यादातर उन वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं जिन पर जीएसटी की दरें ज्यादा हैं, जैसे 18% या 28%। जबकि गरीब लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा जरूरी चीजों पर खर्च करते हैं, जिनमें से कई या तो जीएसटी एग्जैम्प्ट हैं या उन पर कम दर जैसे 5% लगती है। अच्छा, तो क्योंकि अमीर लोग ज्यादा टैक्स वाली चीजें ज्यादा खरीदते हैं, इसलिए कुल मिलाकर वो ज्यादा जीएसटी देते हैं अपने खर्च के अनुपात में भी। हाँ, स्टडी यही दिखाती है। उन्होंने पाया कि जो टॉप 20% आबादी है खर्च के हिसाब से, वो जीएसटी का सबसे बड़ा हिस्सा वहन करती है। तो इस लिहाज से सिस्टम प्रोग्रेसिव कहा जा सकता है। लेकिन आपने कहा माइल्डली प्रोग्रेसिव, थोड़ा प्रोग्रेसिव। इसमें माइल्डली थोड़ा क्यों जोड़ा? माइल्डली इसलिए क्योंकि स्टडी में एक और अहम बात सामने आई। उन्होंने पाया कि जो सबसे गरीब 50% आबादी है और जो मिडिल 30% आबादी है, उन पर जीएसटी का बोझ उनके कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में लगभग बराबर है। ओह, मतलब सबसे गरीब 50% और मिडिल क्लास के 30% लोग अपने खर्च का करीब करीब एक जैसा हिस्सा जीएसटी में दे रहे हैं। हाँ, लगभग। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे निचले तबके से जैसे ही आप थोड़ा ऊपर उठते हैं मिडिल क्लास में, जीएसटी का बोझ आनुपातिक रूप से कम नहीं होता, बल्कि लगभग उतना ही रहता है। ये चीज इक्विटी या समानता या निष्पक्षता के नजरिए से कुछ चिंताएं पैदा करती हैं। मतलब सिस्टम पूरी तरह से प्रोग्रेसिव नहीं है। नीचे के 80% लोगों में बोझ का वितरण उतना प्रोग्रेसिव नहीं है। सही कहा।
टॉप 20% शीर्ष 20% पर बोझ ज्यादा है, जो प्रोग्रेसिविटी प्रगतिशीलता दिखाता है। लेकिन बॉटम 50% निचले 50% और मिडिल 30% मध्य 30% के बीच बोझ का लगभग बराबर होना दिखाता है कि प्रोग्रेसिविटी प्रगतिशीलता उतनी मजबूत नहीं है, खासकर निचले और मध्य आय वर्गों के लिए। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या जीएसटी दरों में बदलाव की जरूरत है? ये एक जटिल सवाल है। जीएसटी काउंसिल इस पर विचार कर सकती है। शायद कुछ जरूरी वस्तुओं पर दरें और कम की जा सकती हैं, या लग्जरी गुड्स विलासिता की वस्तुओं पर दरें बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन हर बदलाव के अपने इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होते हैं। ये स्टडी कम से कम एक डेटा आधारित नजरिया तो देती है इस बहस के लिए। हाँ, ये स्टडी महत्वपूर्ण है नीति निर्माताओं के लिए। चलिए अब आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एनवायरमेंट, स्वास्थ्य और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पर्यावरण में क्लीन एनर्जी को लेकर अच्छी खबर है। हाँ, ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता, टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी का 50% से ज़्यादा हिस्सा अब नॉन फॉसिल फ्यूल गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आ रहा है। 50% से ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा बिजली अब कोयले, गैस या तेल से नहीं बन रही। स्थापित क्षमता की बात हो रही है, एक्चुअल जनरेशन, वास्तविक उत्पादन की नहीं। मतलब हमने जितनी क्षमता बना ली है उसमें आधे से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, सौर ऊर्जा, विंड, पवन ऊर्जा, हाइड्रो, जल विद्युत और न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा की है। एक्चुअल जनरेशन में अभी भी कोयले का हिस्सा ज्यादा है, क्योंकि रिन्यूएबल स्रोत हमेशा बिजली नहीं देते, जैसे रात में सौर ऊर्जा नहीं। अच्छा, समझ गई। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 50% पार कर गई है, ये भी तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि भारत अपने क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स, जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को लेकर कितना गंभीर है। हमने पेरिस एग्रीमेंट के तहत लक्ष्य रखा था कि 2030 तक हमारी 40% क्षमता नॉन फॉसिल गैर जीवाश्म स्रोतों से होगी, और हमने उसे समय से काफी पहले ही हासिल कर लिया और अब 50% का आंकड़ा पार कर लिया है। वाह, इसके पीछे क्या कारण है? सरकार की कौन सी नीतियां काम कर रही हैं? सरकार ने पिछले कुछ सालों में रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत बढ़ावा दिया है। दो प्रमुख पहलों का जिक्र करना चाहूंगा। एक है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। हाँ, ये रूफटॉप सोलर वाली योजना है ना? हाँ, इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना। इससे न सिर्फ परिवारों को मुफ्त या सस्ती बिजली मिलेगी, बल्कि ग्रिड पर भी दबाव कम होगा और क्लीन एनर्जी का उत्पादन बढ़ेगा। सरकार इसके लिए अच्छी खासी सब्सिडी भी दे रही है। और दूसरी पहल? दूसरी अहम पहल है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत बैटरी स्टोरेज मिशन। बैटरी स्टोरेज? जी। ये क्यों जरूरी है? ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा, सोलर और विंड ऊर्जा इंटरमिटेंट होती है, मतलब हमेशा उपलब्ध नहीं रहती। तो जब धूप तेज हो या हवा अच्छी चल रही हो, तब जो एक्स्ट्रा बिजली पैदा होती है उसे बड़ी बड़ी बैटरियों में स्टोर करके रखा जा सके, और जब जरूरत हो, जैसे रात में या जब हवा ना हो, तब उसे इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, तो ये बिजली की सप्लाई को स्टेबल बनाने में मदद करेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बैटरी स्टोरेज रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा रिलायबल, भरोसेमंद बनाता है। सरकार इस मिशन के तहत बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन दे रही है। ये दोनों पहलें, रूफटॉप सोलर और बैटरी स्टोरेज, भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को और तेज करेंगी। ये तो बहुत सकारात्मक विकास है पर्यावरण के लिहाज से। अब हेल्थ की बात करते हैं। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में भी कोई बड़ा माइलस्टोन हासिल हुआ है? हाँ, ये पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत अब तक 10.18 करोड़ महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। 10.18 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। सर्वाइकल कैंसर भारत में एक बड़ी समस्या है क्या? हाँ, भारत में महिलाओं में होने वाले कैंसरों में सर्वाइकल कैंसर दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है। और दुख की बात यह है कि इसे रोका जा सकता है, या जल्दी पता चलने पर इसका पूरी तरह इलाज हो सकता है। लेकिन जागरूकता और स्क्रीनिंग की कमी के कारण बहुत सी महिलाओं की जान चली जाती है। तो ये स्क्रीनिंग कैसे की जा रही है इतने बड़े पैमाने पर? ये स्क्रीनिंग मुख्य रूप से आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स कहलाते थे, वहां की जा रही है। और इसके लिए एक सरल और सस्ती तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जिसे कहते हैं VIA,
विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। VIA, ये क्या होता है? इसमें जांच करने वाली नर्स या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के गर्भाशय ग्रीवा पर सामान्य सिरका एसिटिक एसिड लगाती हैं और फिर रोशनी में देखती हैं। अगर कोई अबनॉर्मल सेल्स होती हैं तो वो सिरके की वजह से सफ़ेद दिखने लगती हैं। ये एक बहुत सिंपल विजुअल टेस्ट है, सरल दृश्य परीक्षण, जिसके लिए किसी महंगी मशीन की ज़रूरत नहीं होती। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल तरीका लगता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए। बिल्कुल, और इसमें आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो महिलाओं को स्क्रीनिंग के लिए जागरूक करती हैं, उन्हें सेंटर तक लाने में मदद करती हैं। तो इस मैसिव स्क्रीनिंग ड्राइव, बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग अभियान से क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि इससे सर्वाइकल कैंसर के मामलों का जल्दी पता चलेगा, प्री कैंसर स्टेज में ही इलाज हो पाएगा और इससे होने वाली मौतों में काफ़ी कमी आएगी। ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये वाकई सराहनीय प्रयास है। अच्छा, अब आखिरी मुद्दा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI की बात, इसके गवर्नेंस को लेकर क्या चल रहा है? AI का गवर्नेंस इस वक्त एक बहुत बड़ा ग्लोबल टॉपिक बना हुआ है। जैसे जैसे AI ज़्यादा शक्तिशाली और व्यापक होता जा रहा है, वैसे वैसे ये सवाल उठ रहे हैं कि इसे रेगुलेट कैसे किया जाए। इसके एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? बायस, पूर्वाग्रह, प्राइवेसी, निजता, जॉब डिस्प्लेसमेंट, नौकरियों का विस्थापन, सिक्योरिटी रिस्क्स, सुरक्षा जोखिम, ये सब चिंताएं हैं। हाँ, ये तो रोज सुनने में आता है। तो क्या कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट बन रहा है इस पर? अभी तक कोई एक ग्लोबल कंसेंसस या ट्रीटी तो नहीं बनी है, लेकिन बहस तेज हो गई है। अलग अलग देश अपने अपने तरीके से इसे देख रहे हैं। खासकर दो देशों के बीच प्रतिस्पर्धा साफ दिख रही है, चीन और अमेरिका। चीन और अमेरिका, वो कैसे? दोनों ही देश AI में ग्लोबल लीडरशिप, वैश्विक नेतृत्व चाहते हैं। अमेरिका का जोर ज्यादातर इनोवेशन को बढ़ावा देने और सेल्फ रेगुलेशन पर रहा है। हालांकि अब वहां भी सरकारी नियम बनाने की बात हो रही है। चीन ने AI पर काफी सख्त सरकारी नियंत्रण रखा है और वो इसे सर्वेलेंस और सोशल कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। यूरोपियन यूनियन भी अपना AI एक्ट लेकर आया है, जो काफी व्यापक है। और भारत का क्या रुख है AI गवर्नेंस पर? भारत का रुख अभी थोड़ा संतुलित है। भारत AI के पोटेंशियल क्षमता को पहचानता है हेल्थ, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, कृषि, एजुकेशन, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में। साथ ही वो इसके जोखिमों को लेकर भी सतर्क है। भारत शायद एक ऐसा रास्ता अपनाना चाहेगा जो इनोवेशन को भी न रोके और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करे। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI का भारत सदस्य भी है और उसकी अध्यक्षता भी कर चुका है। तो भारत इस वैश्विक बहस में एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो मतलब AI का भविष्य और उसका नियमन, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहेगा। निश्चित रूप से ये तकनीक हमारी जिंदगी और समाज को बदलने की क्षमता रखती है, इसलिए इसका सही दिशा में विकास और उपयोग सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये थे आज के कुछ प्रमुख मुद्दे। और UPSC उम्मीदवारों के लिए, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, इन सभी विषयों से जुड़े डेली प्रीलिम्स फैक्ट्स, डेली मेंस अभ्यास प्रश्न, डेली क्विज और डेली फ्लैश कार्ड्स जैसे महत्वपूर्ण संसाधन हमारी वेबसाइट या नोट्स में उपलब्ध होते हैं। आप उन्हें जरूर देखें। हाँ, ये चर्चा तो एक ओवरव्यू देती है, लेकिन परीक्षा की गहराई के लिए वो रिसोर्सेज बहुत उपयोगी हैं। तो आज की चर्चा का अगर सार निकाले तो क्या कहेंगे? व्हाट आर द की टेकअवेज? देखिए, आज 26 जुलाई को हमने कारगिल के वीरों को याद करते हुए शुरुआत की और देखा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कितना सजग है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों से प्रोएक्टिव रेडीनेस दिखा रहा है। फिर हमने देखा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत कैसे संतुलन साध रहा है। एक तरफ मालदीव जैसे पड़ोसी के साथ स्ट्रेटेजिक रीसेट की कोशिश है, नेबरहुड फर्स्ट और सागर को मजबूत किया जा रहा है। रुपये में LOC एक नया कदम है। हाँ, और दूसरी तरफ UK के साथ FTA तो हुआ, पर CBAM जैसी नई चुनौतियां भी हैं जिनका सामना करना होगा और दुनिया भर के संकटों पर भी नजर रखनी है। बिल्कुल। देश के अंदर देखें तो सुप्रीम कोर्ट का छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर सिस्टमिक फेलियर कहना बहुत अहम है। ये संस्थानों को जगाने वाला है। वेस्ट बंगाल का अपराजिता बिल और केंद्र की आपत्ति, ये कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची और आर्टिकल 254 के तहत केंद्र राज्य विधायी संबंधों की जटिलता को उजागर करता है। CAA का लागू होना और LWE की चुनौती भी गवर्नेंस के अहम पहलू हैं। अर्थव्यवस्था में ADB का अनुमान दिखाता है कि ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद भारत की घरेलू ताकत उसे संभाले हुए है और इन्फ्लेशन काबू में आना राहत की बात है। और NIPFP की GST स्टडी बताती है कि सिस्टम रिग्रेसिव नहीं बल्कि माइल्डली प्रोग्रेसिव है।
हालांकि इक्विटी को लेकर कुछ सवाल अभी भी हैं, खासकर निचले और मध्य वर्ग के बीच बोझ के वितरण पर। और आखिर में एनवायरनमेंट और हेल्थ में सकारात्मक खबरें हैं। 50% नॉन फॉसिल कैपेसिटी का माइलस्टोन और 10 करोड़ से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। ये दिखाता है कि भारत इन क्षेत्रों में ठोस प्रगति कर रहा है। AI गवर्नेंस एक उभरती हुई वैश्विक चुनौती है जिस पर भारत को ध्यान देना होगा। हाँ, तो कुल मिलाकर आज की घटनाओं से जो एक बड़ा विचार उभरता है वो शायद यही है कि भारत लगातार अपनी आंतरिक प्राथमिकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक समानता और बाहरी दबावों और अवसरों जैसे व्यापार समझौते, वैश्विक संघर्ष, भू राजनीति के बीच एक नाजुक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। ये संतुलन, ये बैलेंस, यही शायद भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा, है ना? बिल्कुल। इसी संतुलन को समझना, इसके अलग अलग आयामों को जानना, यही यूपीएससी की तैयारी का भी एक बड़ा हिस्सा है और एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी जरूरी है। तो उम्मीद है आज की ये विस्तृत चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। आप इसे चाहें तो दोबारा भी सुन सकते हैं ताकि सभी बिंदु स्पष्ट हो जाएं। हाँ, रेपिटेशन दोहराव से चीजें बेहतर याद रहती हैं। और अगर आपको ये जानकारी, ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करें, इस चर्चा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके समर्थन से ही हमें इस तरह की गुणवत्तापूर्ण सामग्री लाते रहने की प्रेरणा मिलती है। आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से भी अपना योगदान देकर हमारे इस प्रयास को और मजबूत बना सकते हैं। इससे हमें चैनल को लंबे समय तक चलाने में मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।